आ रहा है, ठीक है, पड़ा रहेगा, दिक्कत नहीं। आज कौन कौन आया पहली बार, पहले दिन, एक दिन आप और एक आप, ठीक। ये तो पूरा सब्जेक्ट करने के बाद फिर से आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा आज शुरू करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन से। फाइल बंद चालू करनी पड़ेगी। पहला चैप्टर शुरू करते हैं, मटेरियल कॉस्टिंग। देखो कॉस्ट में हमारे पास जितने प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ना, कल मैंने आपको बताया था कि आपके जो टोटल 15 चैप्टर है उसमें से एक थ्योरी का है, बाकी सारे प्रैक्टिकल है। तो जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, मोर और लेस जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं आपके, उन सब की वेटेज 10 मार्क्स के अराउंड की होती है। लगभग सभी 10-10 मार्क्स के होते हैं। कभी 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 कोई चैप्टर में से मिस कर देते हैं, कभी किसी में से मिस कर देते हैं। एक आधा चैप्टर है जैसे लेबर है, वो 5 नंबर का आता है, ठीक है। एक जॉब एंड बैच है, वहां से कई बार 5 का देते हैं, कई बार 10, थोड़ी बहुत शफलिंग हो जाती है। बाकी मोर और लेस सारे चैप्टर में 10-10 का आता है। अब आपको गई तो 140 नंबर का पेपर हो गया। पेपर आपका 120 का आता है ना, पेपर तो 120 का आएगा, करना 100 का अटेम्प्ट है, बट आए तो 120 का। तो 120 में आपके मोर और लेस लगभग सभी चैप्टर 10-10 नंबर की वेटेज रखते हैं। कुछ चैप्टर छोटे हैं, वहां पे 5-5 का आता है। बाकी किसी से 10 से ऊपर का नहीं आता, मतलब एक क्वेश्चन आएगा तो 10 का आएगा मैक्सिमम, इतना ही बड़ा क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। 20 का कोई क्वेश्चन नहीं आता, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या कई बार एट मोस्ट हो सकता है तो 12 और 8, बस ये हो सकता है, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं, मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट चैप्टर शुरू करने से पहले आप नॉर्मल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखोगे, कोई भी काम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मान लो कोई कंपनी है वो पेन बना रही है, ठीक है। अब पेन बनाने में कॉस्ट क्या क्या लगेगी? एक कंपनी अगर पेन बना रही है तो कॉस्ट क्या क्या लगेगी? मटेरियल लगेगा। मटेरियल इन द सेंस मतलब पेन को बनाने में प्लास्टिक यूज होगा, जो पेन की बॉडी होगी प्लास्टिक यूज होगा। उसके बाद जो आगे आप निब देखते हो, पिन देखते हो, वो होती है जो मेटल की होती है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल में कहोगे तो इंक भी लगेगा, ये भी अलग अलग टाइप का मटेरियल है, तो मटेरियल लगता है। उसके बाद पेन बनाने के लिए लेबर लगेगी। लेबर में आपके पास वर्कर्स काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्कर्स होंगे जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे वर्कर भी होंगे जो प्रोडक्शन के बाद, उनको बनने के बाद पैकिंग का काम भी कर रहे हैं। मतलब बात यह कि लेबर काम कर रही है। उसके अलावा भी आपके बहुत सारे खर्चे लगते हैं। जैसे मान लो आप जिस फैक्ट्री में उन्हें बना रहे हो, उस फैक्ट्री का खर्चा भी तो लग रहा है ना, फैक्ट्री का रेंट लग रहा होगा, जैसे फैक्ट्री में पावर कंज्यूम भी हो रही होगी, ठीक है। मशीनों का डेप्रिसिएशन होगा, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि रॉयल्टी पे कर रहे हो। पेन को हर पीस बनाने में आपने किसी और के द्वारा कोई फॉर्मूला था, उसके फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है, तो आप रॉयल्टी पे कर रहे हो। तो अलग अलग टाइप के आप खर्चे पे कर रहे हो एक पेन को बनाने में। तो ये जो मैंने आपको 3 तरीके बताए या 3 कैटेगरीज बताई खर्चों की, एक मैंने आपको बता दिया मटेरियल, यानी कोई भी चीज जो आपको फिजिकल सब्सटेंस वाली है, जो कंज्यूम कर लोगे पेन बनाने में, जैसे प्लास्टिक हो गया, पिन हो गया, इंक हो गया। दूसरा, काम करने वाले वर्कर्स, जिसे आप लेबर कह सकते हो, और इसके अलावा जितने भी खर्चे बचे हैं उसे एक्सपेंस। इन 3 कैटेगरी के अलावा क्या और कोई कैटेगरी हो सकती है? कोई भी खर्चा सोच लो, किसी भी टाइप का खर्चा, किसी भी इंडस्ट्री में सोच लो, पेन नहीं कोई भी प्रोडक्ट ले लो, क्या इन 3 के अलावा कोई खर्चा हो सकता है? सोचो, कोई भी प्रोडक्ट सोच लो, फोन सोच लो, आप अपने चश्मे सोच लो, कंप्यूटर सोच लो, प्रोजेक्टर सोच लो, आप अपने टेबल सोच लो, कोई भी चीज सोच लो, कोई भी इंडस्ट्री सोच लो, अपनी मन मर्जी की कोई भी बिजनेस देख लो, क्या इन 3 कैटेगरी के अलावा आपका कोई खर्चा हो सकता है? सोचो, किसी भी टाइप का। कोई फिजिकल सब्सटेंस वाली चीज खा जाएंगे अगर सारी की सारी, तो मटेरियल में चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लो वर्कर्स काम कर रहे हैं, कैमरा बंद हो रहा है बार बार, इसकी आवाज थी, इसकी वायरिंग वगैरह लूज है क्या कहीं से? चलो अब तो ऑन है। दूसरा, आपके लेबर, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट में चाहे वो कोई मजदूर हो, वैसे लेबर किसे कहा जाता है? लेबर किसे कहा जाता है? जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो बॉडी का काम करते हैं, मतलब शरीर वाला जितना भी काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, वो सारे लेबर में आते हैं। और जो आपके मैनेजर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉय कहते हैं। तो बेसिकली लेबर और एम्प्लॉय में हम फर्क रखते हैं। बट
आप कॉस्ट में उनमें कोई फर्क नहीं रखते। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट में एक डायरेक्टर को भी आप लेबर ही कहोगे, लेबर ही एक टर्म यूज होती है, उसमें एम्प्लॉइज भी आ जाते हैं, उसमें वर्कर्स भी आ जाते हैं, सारे उसी के अंदर आ जाते हैं। मतलब कॉस्ट में लेबर और एम्प्लॉय अलग अलग नहीं होते, एक ही कैटेगरी लेबर, सारे लेबर है। डायरेक्टर को भी लेबर कहते हैं, और कोई दिहाड़िया मजदूर है उसे भी लेबर कहते हैं, अकाउंटेंट को भी लेबर कहते हैं। एक ही वर्ड यूज किया है, लेबर। कॉस्टिंग में लेबर में सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपका मटेरियल का खर्चा होगा जब कुछ फिजिकल सब्सटेंस वाली चीज कंज्यूम कर जाओगे। लेबर जब भी कोई काम कर रहा है, वर्कर, वर्कर हो, डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय हो, अकाउंटेंट हो, कोई भी हो, जब भी कोई कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स की सर्विस दे रहा है वो सारे लेबर में आ जाएंगे। और उसके अलावा जितने भी बचेंगे वो सारे एक्सपेंस में चले जाएंगे। तो क्या कुछ और बच सकता है? हो ही नहीं सकता। कोई भी अगर मटेरियल और लेबर में नहीं आएगा तो आखिरी में हार चीख के वो किस में आ जाएगा? एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ओवरऑल जितने भी खर्चे होते हैं ना वो सारे इन तीन कैटेगरी में बांटे जाते हैं। देखो कभी भी, मैंने कल आपको बताया था, जो हमारा कॉस्ट का मेन मकसद होता है ना वो कॉस्ट असरटेन करना और देन उसे स्टडी करना है ताकि हम उसे कंट्रोल कर सकें। तो स्टडी करने के लिए पहले प्रॉपर क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो हम कॉस्ट को एलिमेंट की बेसिस पे, अलग अलग टाइप है कॉस्ट को बांटने के लिए, वो जो हम थ्योरी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। बट अभी मेरा मकसद है आपको कुछ पोर्शन ऐसा करवाना जिसमें हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। थ्योरी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक एलिमेंट की बेसिस पे कॉस्ट को तीन तरीके से बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, तीन कैटेगरी बनाई जा सकती है। ये तीन कैटेगरी, हमारे पास तीन चैप्टर भी हैं। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर आपका सेकंड है बुक का, मटेरियल। देन एक लेबर का भी एक पूरा अपने आप में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। और उसके बाद एक्सपेंसेस के लिए भी एक चैप्टर बना रखा है, चैप्टर नंबर 4। तो हर एक आइटम के लिए एक चैप्टर बनाया। कल जैसे मैं आपको बता रहा था, कॉस्ट में अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। इन सब के अलग अलग चैप्टर है। सिमिलर वे में ये भी अलग अलग चैप्टर में। कॉस्ट के हर एलिमेंट को पढ़ाने के लिए हमें एक चैप्टर दिया गया है। मटेरियल का चैप्टर है जिसमें सारा मटेरियल के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेबर का चैप्टर, उसमें सब कुछ लेबर के बारे में पढ़ाया जाएगा। और एक एक्सपेंस का चैप्टर है जिसमें सिर्फ एक्सपेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो हमें वन बाय वन इन सभी एलिमेंट्स को पढ़ना है, एक टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। एंड देन फिर हम अलग अलग इंडस्ट्री को पढ़ेंगे और फिर कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या टेक्निक लगा सकते हो वो पढ़ेंगे। तो आज हम हमारा पहला चैप्टर कर रहे हैं जो कि पहला एलिमेंट है मटेरियल कॉस्ट। अगर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कोई भी आइटम उठा लो आप जो फिजिकल सब्सटेंस वाला है। मोबाइल फोन उठा लो, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ठीक है, ये टेबल्स जो आपके पास पड़े हैं, ये फैन जो चल रहे हैं, कैमरा है, कोई भी आइटम उठा लो। मेजोरिटी ऑफ द खर्चा जो इन तीन खर्चों में होगा कौन से एलिमेंट का होगा बताना? इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा खर्चा किसका है? अगर आप एक कैमरा लेके आते हो तो मोस्ट ऑफ द खर्चा किस चीज का होता है? मटेरियल का। इसके अंदर जो आइटम्स यूज हो रहे हैं। कंप्यूटर लेके आ रहे हो, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस किस चीज का होता है? मटेरियल का। यानी कोई भी आइटम जब हम लेते हैं ना उसमें मेजोरिटी खर्चा किस चीज का होता है? मटेरियल। आज आप ये बेंच बनवाने जाओगे तो अगर आप देखोगे एक बेंच अगर 1000 का पड़ रहा है ना तो 900 रुपए का मटेरियल होगा, 100 रुपए की हो सकता है उसकी लेबर और अदर एक्सपेंस हो। यानी कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस कौन से पार्ट का होता है? मटेरियल। किसी भी चीज को बनाने में सबसे ज्यादा कंजम्पशन किस चीज का होता है? मटेरियल। तो उस हिसाब से मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मान लो कोई चीज 1000 रुपए की बन रही है, उस 1000 में मैं कह रहा हूँ तीन चीजें लग रही है। एक मटेरियल लग रहा है, मटेरियल लग रहा है आपका 925 रुपीज का, लेबर लग रही है मेयरली 50 रुपए की, और अदर एक्सपेंस लग रहे हैं 25 रुपए के। आइटम हो गया 1000 रुपए का, उसमें 925 का मटेरियल है, 50 की लेबर है, 25 का एक्सपेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूँ कि कॉस्ट सेव करनी है, कहाँ पे कॉस्ट सेव कर सकते हो बताना सबसे ज्यादा? लेबर और एक्सपेंस में तो मिला के 75 रुपए है। एट मोस्ट कितना कर सकते हो इसे? एट मोस्ट कम से कम कितने, मिनिमम कितनी वैल्यू पे आ सकता है? जीरो। इससे नीचे नहीं जा सकता, माइनस में नहीं हो सकता कोई खर्चा, जीरो भी नहीं हो सकता। वैसे तो लेबर का भी काम होगा, अदर एक्सपेंस लगेंगे, बट मैं मान लेता हूँ पूरा का पूरा भी वेस्टेज है तो कितने पे ला सकते हो? जीरो पे। कितनी मैक्सिमम सेविंग हुई? 75 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। लेकिन मटेरियल में देखो 925, 10% भी अगर आप बचा सकते हो, 10% भी अगर वेस्टेज है तो कितने रुपए बच जाएंगे? 92.5। तो आपका मटेरियल जिसमें मेजर कॉस्ट लगती है उसमें आपके पास वेस्टेज के चांस भी सबसे ज्यादा होते हैं, और मटेरियल में वेस्टेज होती भी है ज्यादा। तो हेंस मटेरियल को अच्छे से स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा आज का पहला चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं वो मटेरियल से ही शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि मटेरियल होता क्या है, क्या क्या उसके टाइप्स हो सकते हैं, मटेरियल में कहाँ कहाँ पे वेस्टेज हो सकती है और कैसे उन्हें आप सेव कर सकते हो। ये सारा चैप्टर है हमारा, प्रैक्टिकल चैप्टर है, थोड़ी बहुत थ्योरी भी है।
जो मैंने आपको बताई थी कल कि आपकी लगभग थ्योरी की 20 मार्क्स की वेटेज है। तो कुछ चैप्टर ही है ऐसे जहां पे थ्योरी अच्छी बनती है। एक तो चैप्टर थ्योरी का है चैप्टर 1, उसके बाद मटेरियल में एक थ्योरी अच्छी आती है, लेबर में थोड़ी बहुत है, ओवरहेड में भी थोड़ी बहुत हो सकती है। शुरू के 2-4 चैप्टर जिसमें एक अच्छी थ्योरी बन सकती है, जहां से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपका प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर शुरू करते हैं, मटेरियल कॉस्ट। पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, थोड़ी बहुत थ्योरी भी है, हम दोनों चीज साथ में लेके चलेंगे, थोड़ी थोड़ी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्टिंग। अब सबसे पहले आपके पास मटेरियल होता क्या है, ठीक है। मटेरियल होता क्या है? मटेरियल मतलब ऑल द कॉमोडिटीज या फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज टू मेक फाइनल प्रोडक्ट। कोई भी फिजिकल सब्सटेंस वाली चीज जो आप फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स बनाने में कंज्यूम करते हो वो मटेरियल है। जैसे पेन को बनाने में प्लास्टिक यूज होता है, निब यूज होती है, इंक यूज होती है, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट दैट इज पेन को बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं यानी मटेरियल है। कंप्यूटर बन रहा है, कंप्यूटर में प्लास्टिक की बॉडी यूज हो रही है, देन चिप्स वगैरह यूज हो रही है, जो आपको कंडक्टर वगैरह जो भी उसके अंदर बनाने होते हैं, जो भी ड्राइव्स वगैरह बनानी होती है, वायर्स वगैरह यूज हो रही है, क्या ये सारे के सारे मटेरियल है या नहीं? मटेरियल है। बेंच बने हुए हैं, बेंच को बनाने में लकड़ी यूज हो रखी है, लोहा यूज हो रखा है, कीले वगैरह यूज हो रखी है, क्या सारा का सारा मटेरियल है या नहीं? मटेरियल है। तो कोई भी फिजिकल कमोडिटी या सब्सटेंस ऑब्जेक्ट जो आप यूज करते हो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, वो सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं। बट एक्सेप्ट फिनिश गुड्स, बिकॉज वो कंज्यूम नहीं होते, सॉरी, एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को मटेरियल नहीं माना जाता। जब आप मान लो बेंच बना रहे हो, तो वो जैसे मशीनें रखते हैं जिसके ऊपर लकड़ी को घिसा जाता है या जिस से लकड़ी को काटा जा रहा है, यूज तो वो भी हो रहे हैं, बट क्या वो भी मटेरियल है? वो सिर्फ यूज होंगे, कंज्यूम नहीं होंगे। ठीक है, तो वो मटेरियल नहीं है, वो आपकी फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट को छोड़ के जितनी भी फिजिकल सब्सटेंस वाली चीजें होती है ना, जो आप प्रोडक्शन में कंज्यूम करते हो, वो सारी की सारी क्या होती है आपके पास? आपकी मटेरियल के अंदर आती है। ठीक है, और ये मटेरियल दो टाइप का हो सकता है, दो कैटेगरी हो सकती है मटेरियल की। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस? जो पर यूनिट बेसिस पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, एक यूनिट पे आप निकाल सकते हो कितना यूज हुआ है, वो होता है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल। और जो आप पर यूनिट बेसिस पे ना निकाल पाओ, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे मान लो पेन बनता है, अगर आप पेन की बात करोगे तो पेन बनाने में आपने प्लास्टिक यूज किया है, पर यूनिट पता चल जाएगा कितना यूज हुआ है, निब कितनी यूज हुई है, इंक कितनी यूज है, सारे आइडेंटिफाइबल है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। वहीं मैं अगर आपको कहूं पेन बनाने के लिए आपने मशीनें चलाई हैं, उन मशीनों के अंदर ग्रीस डाला गया है, क्या वो ग्रीस जो आपने डाला है क्या वो भी मटेरियल है? यानी एक टाइप का वो भी मटेरियल है। उन मशीनों को चलाने के लिए आपने कोई ऑयल यूज किया है, क्या वो भी मटेरियल है? या नहीं, वो भी मटेरियल है। क्या ये मटेरियल आप पर यूनिट बता सकते हो कितना यूज हुआ? एक यूनिट बनाने में पेन की कितना मशीन ने ग्रीस कंज्यूम किया, बता सकते हो? नहीं बता सकते। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो यानी कि जो मटेरियल पर यूनिट बेसिस पे अलग से आइडेंटिफाई हो सकता है, कैलकुलेट हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। which can be directly attributable to the end product। जो end product फिनिश गुड की हर यूनिट में अलग से ढूंढा जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। और जो ऐसे ना निकाला जा सके उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो आपका मटेरियल कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का। सिमिलर वे में मैंने आपको जो बाकी एलिमेंट बताए हैं, तीन एलिमेंट बताए हैं कॉस्ट के, कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और आपके एक्सपेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सभी की कैटेगराइजेशन सेम है। अभी हम बात करें लेकिन मटेरियल की। ठीक है, तो मटेरियल क्या होता है और कितने टाइप का होता है ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट, ये मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मटेरियल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मटेरियल को मैनेज करने की हम बात कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए इसका रीजन क्या है। पहला, फिनिश गुड्स की जो क्वालिटी होती है, फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, वो डिपेंड करती है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो कैसा है। अगर रॉ मटेरियल बेकार होगा तो फिनिश गुड्स भी बेकार होंगे, और रॉ मटेरियल अगर अच्छा होगा तो फिनिश गुड्स भी अच्छे होंगे। तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी पे आपका फिनिश गुड्स की क्वालिटी निर्भर करती है, इसलिए मटेरियल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मटेरियल की जब हम बात करें इस चैप्टर में, तो मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल है। दूसरा, प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो अगर रॉ मटेरियल का खर्चा ज्यादा होगा तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और अगर रॉ मटेरियल कम कॉस्ट का होगा तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी कम होगी। तो प्राइस के हिसाब से भी बहुत जरूरी है।
तीसरा प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, मैं अगर मान लो कोई चीज बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कपड़े बनाता हूँ, मैं कपड़ा शर्ट्स वगैरह बनाता हूँ कपड़ा परचेज करके, मुझे शर्ट्स बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, अगर मान लो कपड़ा ही ना मिले फिर क्या मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा? प्रोडक्शन तो नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आपके प्रोडक्शन के लिए आपके पास रॉ मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। तो ये इंश्योर करवाने के लिए कि समय सही समय पर आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, तो हमें ये मटेरियल जो है कंट्रोल करना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, स्टॉक हैंडलिंग एंड स्टॉक आउट। अब इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है? एक होता है स्टॉक हैंडलिंग कॉस्ट और एक होता है स्टॉक आउट कॉस्ट। सबसे पहले स्टॉक आउट वर्ड का मतलब बताओ, स्टॉक आउट क्या होता है? जैसे कई बार हम ऑनलाइन गुड्स परचेज करते हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो कई बार लिखा आता है आउट ऑफ स्टॉक। मतलब क्या होता है उसका? स्टॉक में नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉक आउट का मतलब भी वही है कि ये चीज खत्म हो चुकी है। अगर मान लो मैं पेन बेचता हूँ, एक पेन में 10 रुपए में बेचता हूँ और मैं 7 रुपए में लेके आता हूँ, मेरी एक पेन में कमाई कितनी है? 3 रुपए की। एक कस्टमर आया, वो मेरे से 10 पेन मांग रहा था बट मेरे पास है ही नहीं, मुझे बताओ कितने रुपए का नुकसान हो गया? उस कस्टमर को मैं 10 पेन बेचता और हर एक में 3 रुपए कमाता, तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 रुपए नहीं है? क्या इनडायरेक्टली मेरे 30 रुपए का नुकसान नहीं हो गया? जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाए माल ना होने की वजह से, तो क्या एक 30 रुपए का नुकसान हो गया है? नहीं। एक्चुअल में आपकी जेब से कुछ गया है? वैसे जेब से तो कुछ नहीं गया, लेकिन इनडायरेक्टली एक नुकसान लग गया है। नहीं, आप माल नहीं बेच पाए जिस वजह से जो प्रॉफिट कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाए। तो प्रॉफिट ना कमा पाना भी एक नुकसान है या नहीं? जो कमा सकते थे वो कमाई ना होना भी एक नुकसान है या नहीं? नुकसान है। तो यहाँ पे 30 रुपए आपका स्टॉक आउट कॉस्ट है, माल ना होने की वजह से होने वाला नुकसान। जेब से कुछ नहीं जाता या जेब से कुछ गया, बट जो प्रॉफिट आ सकता था, जो जेब में रुपए आ सकते थे वो नहीं आए, 30 रुपए जो आप कमा सकते थे वो नहीं कमा पाए, ये भी तो एक टाइप का नुकसान ही है ना। तो इसे हम कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। दूसरी तरफ है स्टॉक हैंडलिंग कॉस्ट। आप जब माल लेके आओगे तो माल को आपको स्टोर करना पड़ेगा। अब आपको स्टोर करना पड़ेगा, आपको हो सकता है एक दुकान किराए पे लेनी पड़े जहां पे आप माल स्टोर करोगे, तो रेंट जा रहा है। दूसरा, सामान खरीद के लाए हो तो पैसा या तो उधार लिया होगा किसी से, या हो सकता है क्रेडिटर से उधार लिया हो एक बार, तो वो भी हो सकता है आपसे इंटरेस्ट चार्ज करे। तीसरा, हो सकता है आपके पास माल आउटडेट होगा, आउट ऑफ फैशन होगा, तो उसकी वजह से भी नुकसान होगा, आपके गुड्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी बदलेगी, ओल्ड फैशन के हो जाएंगे। तो क्या ये नुकसान हो रहे हैं या नहीं? जितना ज्यादा स्टॉक रखोगे क्या उतने ये नुकसान बढ़ेंगे या नहीं? मैंने एक रखा हुआ है सिर्फ 1000 रुपए का माल दुकान पे, ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए तो रेंट ज्यादा नहीं लगेगा दुकान का। दूसरा, 1000 ही रुपए तो लगे हुए हैं तो बहुत ज्यादा ब्याज भी नहीं लगेगा। और तीसरा, माल भी थोड़ा सा है तो आउट ऑफ फैशन भी नहीं होगा, तो ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन अब यही माल मान लो 50 लाख का पड़ा है, क्या बड़ी स्टोरेज जगह की एरिया चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? पूंजी 50 लाख अटकी हुई है, ब्याज भी 50 लाख पे लग रहा होगा। तीसरा, 50 लाख का माल है तो उसमें बहुत सारा माल खराब हो जाता है, जिनके दुकान उन्हें पता है माल ज्यादा होता है तो माल खराब होता भी है, ठीक है। आउट ऑफ फैशन हो जाता है, बहुत सारा माल दबा रह जाता है, जो माल आखिरी में निकालते हैं तो देखते हैं कि सारा खराब हो गया, चूहे काट जाते हैं, किसी भी रीजन से मान लो माल खराब होता है। तो क्या ये आपके पास सारे नुकसान है या नहीं बहुत ज्यादा स्टॉक रखने के? तो एक स्टॉक को अगर आपको अपने पास रखना होता है तो बहुत सारी कॉस्ट आती है, उसे हम कहते हैं स्टॉक हैंडलिंग कॉस्ट। अब एक चीज ध्यान से देखना, मेरी दुकान में लाखों का माल पड़ा है, तो क्या कभी भी स्टॉक आउट होगा माल? मेरे पास लाखों का माल पड़ा है, क्या कभी कभी स्टॉक आउट होगा? नहीं होगा। स्टॉक आउट क्यों नहीं होगा? बिकॉज मेरे पास माल पड़ा है, कोई भी कस्टमर माल लेने आएगा, मैं टाइमली दे सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास हाई स्टॉक है, बहुत सारा स्टॉक आपने रखा हुआ है, तो क्या आपकी जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो बहुत कम आती है या नहीं? माल स्टॉक आउट होगा ही नहीं। लेकिन इसके विपरीत हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी या नहीं? अभी बता रहा था मैं, अगर ज्यादा माल होगा तो बड़ा स्टोरेज एरिया लेना पड़ेगा, माल खराब भी ज्यादा होगा, ब्याज भी ज्यादा लगेगा, तो हाई स्टॉक में ये बढ़ जाता है। इसके अपोजिट देखोगे तो लो स्टॉक मेंटेन किया तो ये सारे खर्चे बच जाएंगे, छोटी स्टोरेज एरिया से काम बन जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा और वेस्टेज भी नहीं होगी। लेकिन माल थोड़ा होगा तो क्या कस्टमर लेने आए और माल ना हो, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? तो स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हम कौन सी सिचुएशन पे रहे, माल ज्यादा रखें या कम रखें? बताओ। बीच में रखेंगे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत लो, तो वो बीच वाला लेवल होगा क्या?
वो भी हमें स्टॉक कंट्रोल करने से ही पता चलेगा। हमें निकालना भी सीखना है, कितना स्टॉक हमें मेंटेन करना चाहिए, ये सब हम निकालना सीखेंगे। बट आपको ना तो आप बहुत हाई स्टॉक रख सकते, ना बहुत लो रख सकते, आपको एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी रखनी होती है। तो ये चीजें भी हमें जो है मटेरियल कंट्रोल के थ्रू ही पता चलेगी। और लास्टली, सिंस बहुत सारे पैसे लगे हुए होते हैं आपके रॉ मटेरियल में, तो आपको एक रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जब आप मटेरियल को कंट्रोल करते हो। रेगुलर इन्फॉर्मेशन में आपको ये पता चल जाता है कितने रुपए का माल आपके पास पड़ा है, कितने रुपए का माल जो है आप साल में कंज्यूम करते हो, कितने रुपए का माल जो है आप परचेज कर रहे हो साल के दौरान। तो वो सब चीजें आपको पता चल जाती है जब आप मटेरियल को कंट्रोल करते हो। तो इन वजह से आपको मटेरियल को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमें मटेरियल को कंट्रोल करना होता है। ऑब्जेक्टिव यही है, ये सारे पर्पसेस इंश्योर करने के लिए हमें मटेरियल कंट्रोल करना है। जैसे मिनिमाइज प्रोडक्शन इंटरप्शन, प्रोडक्शन के बीच में इंटरप्शन ना आए, मतलब माल लगातार मिलता रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। ऑप्टिमाइज मटेरियल कॉस्ट, मतलब फालतू की वेस्टेज को हटाया जा सके। रिडक्शन इन वेस्टेज, वही बात हो गई। एडुकेट इन्फॉर्मेशन, लास्ट वाला पॉइंट है, आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आ जाए। और लास्टली, माल अगर आपके पास होगा, आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर रहे हो, तो क्या आप लोगों के ऑर्डर टाइम पे पूरे कर पाओगे या नहीं। अगर मान लो किसी ने आपको ऑर्डर दिया है कि 10,000 पेन हमें सप्लाई करने हैं, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, कहां से ऑर्डर पूरा करोगे। ऑब्वियसली बात है, नहीं कर पाओगे। तो टाइमली ऑर्डर पूरा करना है, तो उसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए। तो यही ऑब्जेक्टिव है मटेरियल कंट्रोल करने के। ठीक है, अब मटेरियल कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब हम कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल कर लेंगे तो अपने आप आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया मटेरियल क्या होता है, कितने टाइप का होता है। मटेरियल दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी कॉस्ट का बहुत बड़ा पोर्शन होता है उसमें, आपके प्राइस को डिसाइड करता है वो। ठीक है, लगातार प्रोडक्शन होता रहे ये इंश्योर करवाता है, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, इस चीज के लिए भी आपके पास कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन, सॉरी मटेरियल की कंट्रोलिंग जरूरी है। अब यही ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल करना चाहते हो इसकी कंट्रोलिंग से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। बेसिक थ्योरी थी, मैं सारी थ्योरी एक साथ नहीं करवा रहा, थोड़ी सी थ्योरी हम प्रैक्टिकल के बाद करेंगे, समझ भी बहुत आसानी से आ जाएगी। और एक साथ ज़्यादा थ्योरी जो है ये बहुत बोरिंग टाइप की थ्योरी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बेसिक चीजें। ठीक है, तो कुछ पोर्शन थ्योरी का चलता रहेगा और कुछ प्रैक्टिकल वाला। स्टॉक लो कॉस्ट एंड लो स्टॉक, देखो इसमें क्या है कि मैं आपको ये बता रहा था, जब आपके पास स्टॉक बहुत हाई मेंटेन करते हो, तो हाई स्टॉक मेंटेन करने की वजह से क्या होता है कि आपके पास हैंडलिंग के खर्चे बढ़ जाते हैं, बड़ी स्टोरेज एरिया लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, माल खराब भी ज्यादा होगा। वहीं आपका स्टॉक आउट नहीं होता बिकॉज माल पड़ा है, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कस्टमर लेने आए और आपके पास माल ना हो। लेकिन इसके अपोजिट अगर कम स्टॉक मेंटेन करोगे ना, तो कम स्टॉक मेंटेन करने से आपके हैंडलिंग के खर्चे तो बच जाते हैं, छोटी स्टोरेज एरिया से काम बन जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा बिकॉज माल थोड़ा सा पड़ा है, और माल खराब भी नहीं होगा। लेकिन स्टॉक आउट बढ़ जाते हैं, स्टॉक आउट इसलिए बढ़ जाते हैं बिकॉज आपका माल ज्यादा जो है है नहीं, कस्टमर लेने आएगा, माल पड़ा नहीं होगा, तो आपके स्टॉक आउट के कॉस्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप प्रॉफिट कमा सकते थे वो कई बार आप नहीं कमा पाते। तो इन पर्पजेस से हमें कंट्रोल करना जरूरी है। अब कंट्रोल करने से पहले हमें तीन चीजें समझनी है। सबसे पहले मटेरियल का सीक्वेंस कैसे चलता है। सबसे पहले आप मटेरियल परचेज करके लाते हो। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। क्या परचेज करते ही हाथों हाथ कंज्यूम हो जाता है, क्या हाथों हाथ कंज्यूम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लेके आते हो और 1 महीना 2 महीने उसे आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, उसके बाद कंज्यूम करते हो। तो मटेरियल की लाइफ में तीन स्टेजेस आती है, मटेरियल की लाइफ में तीन स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले उसे परचेज किया जाता है, तो पहला स्टेज होता है प्रोक्योरमेंट। दूसरा, हाथों हाथ कंज्यूम नहीं होता तो कई बार उसे हमें स्टोर करना पड़ता है, तो दूसरी स्टेज होती है स्टोरेज। और तीसरा, अब उसका क्या आता है, फाइनल टाइम कंजम्पशन का। तो ये होता है आपके पास प्रोडक्शन में उसे यूज किया जाता है, कंजम्पशन कह सकते हो आप इसे। तो तीन स्टेजेस हो सकती है एक मटेरियल की लाइफ में। सबसे पहले उसे परचेज करके लाया जाता है, नंबर सेकंड स्टोर होता है, और तीसरा फिर वो क्या होता है, कंज्यूम होता है। ठीक है, कंजम्पशन होता है या उसका इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। अब हमें क्या इंश्योर करना है, अगर आप मटेरियल को कंट्रोल कर रहे हो तो आपको तीनों स्टेज में समझदारी दिखानी पड़ेगी। एक बात सोचो, मैं खरीद के ही 100 रुपए वाली चीज 1000 में लेके आ रहा हूँ, क्या मैंने शुरू में ही 900 रुपए वेस्ट कर दिए हैं, हाँ या ना, कर दिए। तो क्या परचेज के टाइम पे भी आपको समझदारी के साथ परचेज करना पड़ेगा या नहीं, हाँ या ना। दूसरी बात,
चलो मैं 100 रुपए की चीज 90 में खरीद लेके आया, ठीक है, 100 की चीज 90 में ले आया, मैंने काफी सारी जगह से पूछा और अल्टीमेटली सारे 100 में बोल रहे थे, मैंने एक अच्छी डील की और 90 में ले आया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन प्रोडक्शन 2 महीने बाद होना है, अब मैंने उसे स्टोर कर दिया। अब मेरा स्टोरेज हाउस ऐसा है जिसमें बहुत सारे चूहे हैं, ऊपर से खिड़की खुली है जिसमें से पानी भी आ जाता है, बताओ ये मटेरियल पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा यदि 100 की चीज 90 में ले आए, लेकिन 90 भी तो वेस्ट ही कर दिए। तो क्या स्टोरेज के टाइम पे भी होशियारी जरूरी है या नहीं? तीसरा, मैंने क्या किया, माल ले भी 90 में आया, सही किया, 100 की चीज 90 में ले आया, स्टोरेज भी बहुत अच्छे से कर रखा है, इंश्योरेंस करवा लिया, नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन जब कंजम्पशन की बारी आई, तो जहां पे सिर्फ 1 किलो माल लगना चाहिए था, वहां पे मैं 4 किलो कंज्यूम कर रहा हूँ, बताओ यहाँ पे वेस्टेज हो गया है नहीं? तो वेस्टेज तो कहीं भी हो सकता है। हमें क्या इंश्योर करना है, अगर आप मटेरियल की वेस्टेज को बचाना चाहते हो, क्या तीनों स्टेज पे आपको वेस्टेज को हटाना पड़ेगा? हाँ या ना? तो हमें तीनों स्टेज पर वेस्टेज को हटाना होता है, सबसे पहले परचेज के टाइम पे भी, दूसरा स्टोरेज के टाइम पे भी, और तीसरा कंजम्पशन यानी कि प्रोडक्शन के टाइम पे भी। तीनों स्टेज पे अगर आप वेस्टेज हटाते हो, तभी सही मायने में आप मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे। तो इसके लिए कहा जाता है आपको 3 E's इंश्योर करने हैं, 3 E। पहला है इकोनॉमी इन प्रोक्योरमेंट, यानी कि सस्ता खरीदो। अब सस्ता खरीदने का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी खराब कर दोगे। एक मटेरियल की वेरिएंट आते हैं, जैसे मान लो आप चाय पत्ती लेने गए, ठीक है, अब चाय पत्ती अलग अलग टाइप की आती है, 500 रुपए किलो वाली मिल जाएगी आपको और 200 रुपए किलो वाली मिल जाएगी। तो सामान तो अलग अलग टाइप का होता है, आपको ये देखना है कि आपके पर्पज से आप सस्ता खरीदने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी गिरा दो, सस्ता खरीदने का मतलब है क्वालिटी सेम रहे और फिर सस्ता मिले। क्वालिटी सेम लेनी है जो आपको चाहिए, और प्राइस में आपको सस्ता मिल जाए। अब उसके लिए आप बहुत सारे लोगों से पूछ सकते हो, ठीक है, अलग अलग दुकानों पे जाओ, सबसे बात करो कितना प्राइस दे रहे हैं, कोई हो सकता है आपको बल्क में खरीदने पर डिस्काउंट दे दे, तो इस टाइप से आपको सस्ता करना है, ठीक है, ना कि आपको क्वालिटी गिरा के सस्ता करना है। तो पहला इकोनॉमी इन प्रोक्योरमेंट, दूसरा स्टोरेज के टाइम पे आपकी वेस्टेज ना हो, इसके लिए आपको एफिशिएंसी इंश्योर करनी होती है कि स्टोरेज आपकी एफिशिएंटली हो रही है, तो एफिशिएंसी इन स्टोरेज। और तीसरा, कंजम्पशन पे वेस्टेज ना हो, इफेक्टिवली कंज्यूम करना है आपको। तो ये 3 E's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, आपको 3 स्टेजेस पे इंश्योर करनी। और ये 3 स्टेजेस ही हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हर स्टेज के प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो हमें समझने हैं। तो 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रोक्योरमेंट या परचेज, नंबर 2 स्टोरेज, तीसरा कंजम्पशन। ये 3 स्टेजेस हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखो 3 स्टेजेस पे हमें क्या क्या इश्यू पढ़ने हैं। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट, खरीद के ला रहे हैं तो क्या प्रोसीजर करें और कितनी वैल्यू पे खरीद के लाएं, और इसमें आप कह सकते हो कितना खरीदें। ईओक्यू जिसे हम कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। ये 3 इशू जो हमें पहली स्टेज पे जो है डिस्कस करने हैं। उसके बाद माल खरीद लाए, स्टोरेज कर रहे हो, तो स्टोरेज में आपको एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितना माल आपके पास पड़ा है, और दूसरा बहुत ज्यादा माल एक साथ ना पड़ा हो, ये भी इंश्योर करना है, वहां पे कंट्रोल करना जरूरी है, वेस्टेज को हटाना जरूरी है। ये 2 मुद्दे हम सेकंड स्टेज पे पढ़ेंगे। और लास्टली कंजम्पशन पे क्या प्रोसीजर रहेगा कंज्यूम करने का, और कितना माल कंज्यूम कर लिया, ये हमें पढ़ना है। तो ये 3 मुद्दे हैं, 3 स्टेजेस है जो हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। पहला प्रोक्योरमेंट की स्टेज, दूसरा स्टोरेज की स्टेज, और तीसरा यूसेज की स्टेज, ठीक है। ये 3 स्टेजेस में हमें जो है पढ़ना है। ये चैप्टर हमारा ओवरऑल इस टाइप से 3 स्टेजेस में चलेगा, ठीक है। अब हमारा पहला मुद्दा शुरू करते हैं। पहला मुद्दा क्या है हमारा? प्रोक्योरमेंट, परचेज। अब परचेज में हमारे जो मेन मुद्दे आएंगे, वो मुद्दे क्या आएंगे? पहला, परचेज हम कैसे करें, प्रोसीजर क्या रहेगा परचेज करने का, दूसरा परचेज कितना करें, और तीसरा परचेज की वैल्यू क्या है। ये 3 मुद्दे हमें समझने हैं। तो पहला मुद्दा शुरू करते हैं, सबसे पहले परचेज कैसे करें। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, या आप कह सकते हो प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग मटेरियल। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो परचेज कैसे करती है, मटेरियल परचेज कैसे करती है? क्या ऐसा होता है कि मान लो माल लेना है, डायरेक्टर जो है झोला लेके निकल पड़ा कि चलो माल लेके आते हैं मार्केट में जाके, सब्जियां जैसे हम लेके आते हैं, क्या यही तरीका होता है? जैसे हम सब्जियां लेने जाते हैं, कैसे खरीदे जाता है सामान? सामान कैसे खरीदा जाएगा बड़ी बड़ी कंपनीज में? मटेरियल परचेज करने का तरीका क्या रहता है? वो है ना, टेंडर इनवाइट करते हैं। टेंडर क्या होता है? लोगों को कहा जाता है कि तुम अपने प्राइस भेजो, कि तुम हमें कितने रुपए में माल सप्लाई करने को तैयार हो। सभी से कहा जाएगा तुम अपना अपना प्राइस बताओ, कितने रुपए में तुम हमें माल भेजने को तैयार हो।
ये होता है टेंडर सिस्टम, जहां पे सभी अपनी अपनी बोली लगाते हैं, हम आपको 50 रुपए में दे देंगे, कोई कहता है 49 में दे देंगे, कोई कहता है 51 में दे देंगे। हमें जो सबसे सही प्राइस लगेगा और जो सबसे अच्छी क्वालिटी लगेगी ना, उसको हम फिर कहते हैं कि तुम माल भेज दो। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस चलता है मटेरियल परचेज करने का। ठीक है, बट एग्जैक्टली क्या होता है उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है, एक कंपनी है ना, सबसे पहले एक प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करती है। सबसे पहला काम किया जाता है एक प्रोडक्ट की डिजाइनिंग का काम। ठीक है, जैसे मान लो पेन बनाने की कोई कंपनी है, तो सबसे पहले वो पेन का डिजाइन तैयार करेगी कि पेन हमें बनाना कैसे, फिर डिसाइड होगा, क्योंकि देखो जैसा डिजाइन होगा क्या मटेरियल भी उसके हिसाब से लगेगा। यानी आपने देखा होगा एक ही चीज को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक ही पेन है उसकी अलग अलग शेप बनाई जा सकती है और हर शेप में अलग अलग टाइप का मटेरियल लग रहा है। ठीक है, कई बार बहुत सिंपल बेसिक जो है आपका शेप होता है, कई बार जो कैप होती है उसके ऊपर कुछ बना दिया जाता है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन बनाने का मटेरियल भी एक्स्ट्रा लगेगा, यानी ऑब्वियस सी बात है। तो पहली स्टेज पे पेन का डिजाइन बनाया जाता है। ये डिजाइन कौन बनाएगा, ये डिजाइन बनाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या बनाता है, पेन का डिजाइन। अब वो पेन का जब डिजाइन बनाता है ना, तो वो साथ में ये बताता है कि कितना कितना मटेरियल लगेगा, यानी कि स्पेसिफिकेशन बताता है। वो स्पेसिफिकेशन कैसे बताता है कि एक पेन बनाने में क्या क्या लगेगा। अब वो स्पेसिफिकेशन बता रहा है एक पेन बनाने में प्लास्टिक लगेगा, सपोज उसने बताया कि 15 ग्राम प्लास्टिक लगेगा। ठीक है, जो निब वाला मेटल है वो मेटल लगेगा, वो मेटल लगेगा मान लो 2 ग्राम। और देन आपके पास हर पेन में इंक लगेगी सपोज 15 ग्राम। तो उसने मटेरियल के बारे में बता दिया, डिजाइनिंग तैयार की और डिजाइन के हिसाब से उन्होंने बता दिया कि एक पेन को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगने वाला है। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है, हमेशा पहले ये डिसाइड करना होता है कि एक यूनिट में कितना माल लगेगा। अब ये हमें पता चल गया जब एक यूनिट में इतना लगेगा, अब हम इजीली हमारी रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमें साल में 1 लाख यूनिट बनानी है, तो मुझे बताना मटेरियल हमें कितना चाहिएगा। एक पेन में अगर 2 ग्राम लगता है और हमें अगर 1 लाख पेन बनाने हैं तो कितना चाहिएगा, 2 लाख ग्राम। या आप कह सकते हो केजीज में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 2000 किलो। 2000 किलो मटेरियल चाहिएगा, मेटल का चाहिएगा। तो यानी कि इस टाइप से आप अपने रिक्वायरमेंट निकालते हो, बट पहले रिक्वायरमेंट टोटल की निकाली जाती है एक यूनिट की, एक यूनिट की। तो सबसे पहला काम यही होता है। ये काम क्या था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिजाइन बनाता है कि ये आपको एक मटेरियल यूनिट बनाने में मटेरियल चाहिएगा। ये डिजाइन किसको भेज देगा बताना है, ये स्पेसिफिकेशन किसके पास भेज देगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, किसके पास भेजेगा, माल किसे बनाना है, प्रोडक्शन वालों को। उन्हें बताना पड़ेगा ना कि ये चीज मिलाना। आप जैसे आपने दवाइयां देखी होंगी या और कोई प्रोडक्ट देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके एक पैकेट में इतना ग्राम तो ये डाला हुआ है, इतना ग्राम ये डाला हुआ है, स्पेसिफिकेशन देखे प्रोडक्ट के ऊपर लिखे होते हैं। तो ये सारा डिजाइनिंग कौन करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, कितना कितना मिलाना है। उसके बाद किसको दे दिया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो यानी कि ये जो कागज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या मटेरियल लगेगा और कितना कितना लगेगा, ये कौन तैयार करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और किसे दे दिया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इस कागज का एक नाम रखा गया है, जिस कागज पे स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है, जिसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है, इस कागज का एक नाम रखा हुआ है। इस कागज को हम कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। ये होता है बिल ऑफ मटेरियल। तो पहला कागज जो आपके परचेज प्रोसीजर में काम का होता है वो क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है बेसिकली, बिल ऑफ मटेरियल एक ऐसा डॉक्यूमेंट, अब आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कहोगे बिल ऑफ मटेरियल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कौन तैयार करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या डिजाइनिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हो। और किसको दिया जाता है, प्रोडक्शन को। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन होती है कि एक यूनिट को बनाने के लिए क्या क्या माल लगेगा। समझ में आ गया। अब अब काम आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये देखता है कि हमें कितनी यूनिट बनानी है। अब ये डिसाइड करता है कि हमें टोटल जो है ना 5000 यूनिट बनानी है, 5000 यूनिट्स बनानी है। अब 5000 यूनिट्स अगर बनानी है तो अकॉर्डिंगली माल चाहिएगा, प्लास्टिक चाहिएगा इन्हें। कितना प्लास्टिक चाहिएगा, प्लास्टिक 15 ग्राम के हिसाब से 5000 यूनिट पे 75,000 ग्राम या 750 केजी चाहिएगा। 750 नहीं, 75 केजी, 75 केजी चाहिएगा। उसके बाद ऐसे ही आपका जो मेटल लगेगा,
2 ग्राम लगता है तो 10,000 ग्राम लगेगा, यानी कि आपके पास 10 केजीज हो गया। और लास्टली इंक अगेन 75,000 ग्राम, यानी कि 75 केजीज। इतना माल अब इन्हें चाहिए। अब बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है कि सभी काम अलग अलग लोगों को सौंपे हुए होते हैं। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का काम करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, स्टोरेज के लिए स्टोर अलग बना रखे होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। प्रोडक्शन वालों को तो खाली मशीनें चलानी है ना, उन्हें तो माल बनाना है। क्या उनके पास रॉ मटेरियल पड़ा है? उनके पास रॉ मटेरियल नहीं पड़ा होता। रॉ मटेरियल कहाँ पे होता है? स्टोर्स में। रॉ मटेरियल के लिए अलग से स्टोर बना रखे होते हैं, वहां पे माल पड़ा होता है। तो अब ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन का मैनेजर क्या कहता है कि हमें ये माल चाहिए। ये माल किसके पास मिलेगा? स्टोर वालों के पास। तो ये एक कागज बनाते हैं, और ये कागज बना के किसको दे देते हैं? स्टोर वाले के। जो स्टोर संभालता है उसे हम स्टोर कीपर कहते हैं। स्टोर कीपर को कागज बना के दे दिया। अब ये कागज के थ्रू क्या कह रहा है कि भाई मुझे ना 5,000 पेन बनाने हैं, तो तुम एक काम करो, 75 किलो तो प्लास्टिक दे दो, 10 किलो मेटल वाली निब्स दे दो, और 75 किलो इंक दे दो। ये सारा माल हमें पहुंचा दो। ये मटेरियल कौन मांग रहा है? प्रोडक्शन वाले। किससे मांग रहा है? स्टोर से। तो ये जो कागज बनाया गया है, इसे भी एक नाम दिया गया है, इसे हम कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट। रिक्विजिशन यानी कि मांगना, रिक्वेस्ट करना। तो इस कागज के थ्रू क्या प्रोडक्शन वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी स्टोर से? ये इस कागज के थ्रू प्रोडक्शन वाले स्टोर से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज भाई साहब ये इतना माल हमें भेज दो। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में MRN भी कहा जाता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। समझ में आ गया? तो पहला कागज बना बिल ऑफ मटेरियल, किसने बनाया? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसमें क्या लिखा होता है कि 1 यूनिट बनाने में क्या माल लगेगा। फिर दूसरा बनता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया MRN। ये किसको दिया जाता है? स्टोर को। इसमें क्या होता है कि टोटल हमें आपसे कितना माल चाहिए, इतना माल हमें स्टोर में से इश्यू कर दो। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब किसका काम आ गया? स्टोर का। अब हो सकता है माल पड़ा हो, अगर माल पड़ा होगा तो वो माल दे देगा सीधा। ठीक है, और अगर माल नहीं होगा तो परचेज करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? परचेज डिपार्टमेंट। अब मान लेते हैं कि प्लास्टिक पड़ा है, इंक पड़ा है, मेटल नहीं पड़ा, 1 ग्राम भी नहीं पड़ा मेटल का, तो क्या करना पड़ेगा? परचेज। तो अब स्टोर वाले एक कागज बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि हमें ना मेटल चाहिए। अब हो सकता है मेटल आप सिर्फ इतना ही परचेज करो जितना चाहिए, या हो सकता है कुछ फालतू भी परचेज करके रख लो कि आगे काम आ जाएगा। अब मान लेते हैं इन्होंने कहा कि हमें 15 किलो ला के दे दो, 10 किलो अभी चाहिए, 5 किलो के बाद के लिए पड़ा रहेगा। अब ये एक कागज पे लिखेंगे 15 किलो मटेरियल रिक्वायर्ड है, और ये किसको दे देंगे? परचेज डिपार्टमेंट। अब अगला काम आता है परचेज डिपार्टमेंट का। अब परचेज डिपार्टमेंट को एक कागज दे दिया गया, अब इस कागज को भी एक नाम दिया गया। जब ये कागज बनाता है, कौन बनाया, किसने बनाया कागज? स्टोर ने। और किसको दिया गया? किस चीज के लिए भी माल खरीद के लाना है, तो इस कागज को नाम दिया गया परचेज रिक्विजिशन नोट। रिक्विजिशन वर्ड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। यहाँ पे कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा है? परचेज की, कि माल खरीद के लाओ। ऊपर था मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये मांग रहा है माल, कौन मांग रहा है? प्रोडक्शन वाले। किससे? स्टोर से। यहाँ पे क्या कर रहा है? स्टोर परचेज वालों से कह रहा है कि भाई ये माल परचेज कर लो। समझ में आ गया यहाँ तक? तो सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बिल ऑफ मटेरियल बनाया, वो थमा दिया प्रोडक्शन वालों को। प्रोडक्शन वालों ने देखा अच्छा हमें इतना माल बनाना है, इसके लिए हमें कुछ माल चाहिएगा, वो माल मांगते किससे? स्टोर से, मटेरियल एक्विजिशन नोट। अब मटेरियल एक्विजिशन नोट देख के स्टोर वाला कहता है अच्छा ये माल तो है, ये मेरे पास नहीं है, तो बाकी मंगवाना पड़ेगा बाजार से। बाजार से माल कौन लाएगा? परचेज मैनेजर। तो उसे हमने कागज दे दिया, भाई ये माल मंगवाना है। अब जब परचेज मैनेजर को माल लाना है तो वो खुद झोला लेके नहीं निकलेगा ना, वो जो है जैसे हम सब्जियां लेने जाते हैं वैसे जाएगा। वो क्या करेगा? जितने भी सप्लायर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, उन सभी के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाल देगा कि हमारी कंपनी को 15 किलो मेटल चाहिए XYZ क्वालिटी का। आप सभी अपने अपने सैंपल भेज दो हमारे पास, और ये बता दो कितने रुपए लोगे। अब सभी अपने अपने सैंपल भेज देते हैं। ठीक है, सभी अपने अपने सैंपल भेज देते हैं और अपना रेट बता देते हैं। कोई कहता है कि हम 100 रुपए पर केजी लेंगे, कोई कहता है हम 98 रुपए पर केजी लेंगे, कोई कहता है 99 रुपए पर केजी लेंगे। सभी अपना अपना प्राइस बता देते हैं। सभी की क्वालिटी भी अलग अलग होगी, तो हम क्वालिटी में जो सबसे बेस्ट हो और प्राइस में जो सबसे बेस्ट हो वो ले लेते हैं। एक कोटेशन जो भी आता है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज सबकी क्वालिटी सेम है तो हम सबसे सस्ते वाला लेंगे। 98 वाला हमने मार्क कर लिया कि 98 वाले को कहते हैं कि तुम्हारा जो है गुड्स हमें पसंद आया, रेट भी सही लगता है, हम इसे कंफर्मेशन दे देंगे कि तुम हमें माल भेज दो। अब ये माल हमने इसे कंफर्मेशन दे दिया कि अब वो सप्लायर वो माल भेज देगा। अब कुछ टाइम बाद सप्लायर का ट्रक आता है जिसमें वो माल भेजता है।
अब एक बात बताओ, यहाँ पे उसने सैंपल दिखाया, वो कुछ और दिखा दिया, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कोई और माल आ जाए? होता है ऐसा, सैंपल कुछ और दिखाया जाता है, डिलीवरी कुछ और सामान की कर दी जाए। तो क्या यहाँ पे इंस्पेक्शन करना जरूरी नहीं है? जरूरी है। इंस्पेक्शन करने के बाद आप, हो सकता है माल आपको पसंद आए, गुड्स जो है वो आपको पसंद आए, तो आप क्या कर दोगे? अप्रूव कर दोगे और अंदर स्टोरेज ले लोगे, यानी कि स्टोरेज में माल को रख दोगे। और अगर आपको पसंद ना आए, डिफेक्टिव हो, तो क्या करना पड़ेगा? माल रिजेक्ट करके रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आपको गुड्स पसंद थे और आपने अप्रूव कर दिया, तो यहाँ पे आप एक कागज बनाते हो जिसे हम कहते हैं गुड्स रिसीट नोट, यानी कि हमने माल रिसीव कर लिया है, ठीक है। और अगर मान लो आपने माल रिटर्न कर दिया हो, तो हम क्या बनाते हैं? गुड्स रिटर्न नोट। मतलब एक कागज के तौर पे प्रूव रख रहे ना, हमने माल रखा है या हमने माल लौटाया। आखिरी में जब गुड्स वगैरह आ जाते हैं, रख लेते हैं, तो क्या जनरेट हो जाता है? इनवॉइस। क्रेडिटर से माल खरीदा, पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं? ये आपका परचेज प्रोसीजर चलता है। क्या समझ में आ गया सारा प्रोसेस? सबसे पहले क्या बना? बिल ऑफ मटेरियल। क्या था वो? एक ऐसा कागज जो किसने बनाया? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने। किसके लिए बनाया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। उसमें क्या लिखा होता है कि एक यूनिट बनाने में क्या क्या माल लगेगा। पहला क्लियर। दूसरा कागज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया, किसको दिया? स्टोर को। क्या है उसमें कि क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए, तो मटेरियल एक्विजिशन नोट। अब स्टोर वाला क्या करेगा? देखेगा माल पड़ा है या नहीं पड़ा, होगा तो माल भेज देगा, और अगर ना होगा तो परचेज से कहेगा माल खरीद के लाओ, तो परचेज रिक्विजिशन बना देगा। अब परचेज वाले क्या करेंगे? टेंडर इनवाइट करेंगे, सबसे कहेंगे सैंपल भेजो, प्राइस बताओ। अब सभी सैंपल और प्राइस बताएंगे, फिर एक को हम क्या कर देंगे? सिलेक्ट कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अब वो माल सप्लाई आ जाएगी हमारे पास, फिर क्या करेंगे? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद हो सकता है माल पसंद आ जाए, हो सकता है माल ना पसंद आए। पसंद आ गया तो गुड्स रिसीट नोट, ना पसंद आए तो गुड्स रिटर्न नोट। इनवॉइस आएगा, पेमेंट कर देंगे। क्लियर है सभी को? ये परचेज का प्रोसीजर है। यही प्रोसीजर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल, फिर मटेरियल रिक्विजिशन नोट, फिर परचेज रिक्विजिशन, फिर सबसे प्रपोजल मांगे जाते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। एक कोटेशन आता है, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं परचेज ऑर्डर। माल आता है, इंस्पेक्ट करते हैं, अगर अच्छा लगा तो गुड्स रिसीव नोट, ना अच्छा लगा तो मटेरियल रिटर्न नोट। बात एक ही, गुड्स रिटर्न नोट कह सकते हो, और लास्टली इनवॉइस रिसीव करके पेमेंट कर। क्या ये प्रोसीजर सभी को समझ में आ गया? सभी बड़ी कंपनी का यही सिस्टम होता है। काफी सारी बड़ी कंपनीज ने तो अपनी एक वेबसाइट बना रखी है, उस वेबसाइट पे डाल देते हैं कि हमें ये माल चाहिए, आपको माल सप्लाई जो जो करना चाहते हैं वो अपना अपना कोटेशन डाल सकते हैं, बिटिंग डाल सकते हैं। सभी कंपनी का यही सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये आपका परचेज प्रोसीजर। आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिकल पोर्शन हम कल से शुरू करेंगे। आज वाले किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो बताओ। पहले बार मैं बता देता हूँ आज हमने किया क्या। पहले हमने देखा मटेरियल क्या होता है। पहले शुरुआत में मैंने आपको ये बताया कि कॉस्ट में 3 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। 3 कैटेगरीज हो सकती है खर्चों की। उसके बाद हम पहली कैटेगरी शुरू करते हैं मटेरियल। मटेरियल फिजिकल सब्सटेंस जो आप कंज्यूम करते हो, और ये 2 टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो पर यूनिट बेसिस पे डायरेक्टली निकालने वो क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल। और जो इनडायरेक्ट पर यूनिट ना निकाल सकते हैं इस टाइप से, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब आपका जो मटेरियल है उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मटेरियल कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट का सबसे बड़ा कॉस्ट पोर्शन होता है। मटेरियल नहीं होगा तो क्वालिटी काम नहीं हो पाएगा, और मटेरियल ही क्वालिटी को इंश्योर करवाता है। कैसा मटेरियल है वैसे ही क्वालिटी बनेगी, और आपकी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो हैंस हम मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। मटेरियल को कंट्रोल 3 जगह पे करना होता है। एक, खरीद के लाए हो तब, दूसरा स्टोरेज, और तीसरा कंजम्पशन पर। तीनों स्टेज पे 3 E's इंश्योर करने होते हैं: इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अब पहली स्टेज शुरू करते हैं, तो पहली बात आती है परचेज की। परचेज में हमें 3 मुद्दे समझने हैं: कैसे खरीदें, कितना खरीदें, और कितने रुपए का खरीदें या कितनी वैल्यू का दिखाएं। तो पहला मुद्दा हमने समझ लिया, कैसे खरीदें, प्रोसेस समझ लिया। अब हमारा कल जो हम पहला मुद्दा शुरू करेंगे, वो हमारा पहला मुद्दा जो कल हम शुरू करेंगे वो होगा कितना खरीदें, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90% केसेस होते हैं कि उसी का क्वेश्चन आता है, कितना खरीदें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो हम हमारी कल की क्लास में शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा, नोटबुक ले आना, ठीक है। बुक में आज आपको पीडीएफ सेंड करवा दूंगा, एक बार आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो कल से प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। थोड़ी बहुत थ्योरी भी करते रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी शुरू करते रहेंगे। आज वाले किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो किसी को?
ये वाले नोट्स वाली आपको जो है प्रिंट मिल जाएंगे। आज थोड़ी मशीन में कोई दिक्कत थी, ठीक है। प्रिंट मिलने के बाद ये जो पोर्शन है आप यहाँ पे लिख लेना अपने हिसाब से, बाकी पोर्शन में हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये पीडीएफ तब तक मैं जो है आपको वैसे भिजवा दूंगा ऑनलाइन, वैसे अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इसके प्रिंट मिल जाएंगे। आज वाले किसी पोर्शन में किसी को डाउट, कोई भी डाउट किसी भी टाइप का? क्लियर है सभी को? चलिए फिर कल प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।